और दोस्तों, क्या हाल है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो अमीर होते हैं वो और भी अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होता है वो और भी गरीब होता जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अमीर का नज़रिया पैसों को लेकर काफ़ी अलग होता है, वहीं पे एक गरीब का नज़रिया उससे काफ़ी अलग होता है। अगर आप एक गरीब को 1 करोड़ रुपए देंगे तो वो 1-2 साल के अंदर सारा पैसा खर्चा कर देगा। वहीं पे एक अमीर को देंगे तो वो 1-2 साल में 1 करोड़ को 2 करोड़ करने की कोशिश में लगा होगा। एक वेल्दी पर्सन अपनी वेल्थ को बढ़ाता है, वहीं पे एक पुअर पर्सन अपनी वेल्थ को घटाता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लेसन्स जानेंगे जो कि हमें पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। आपने देखा होगा कि आपके बाबा लोग बैंक में सेव करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, वहीं पे आपके फादर्स या तो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बाबा लोग उस समय से आते हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो वो अपना पैसा बैंक में सेफ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं पे आपके फादर ने MRF, ACC और रिलायंस जैसे शेयर को उठते हुए देखा है, तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो कोई भी इंसान अपने पैसों के डिसीजन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस में करता है। जैसे उसके साथ सिचुएशन बीती होगी वैसे वो डिसीजन लेगा। लेसन 2, लक एंड रिस्क। हम लोग लक और रिस्क को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बिल गेट्स को प्रेस करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया, जो कि ऑब्वियस उन्होंने किया है, पर उनका लक अच्छा था कि वो जिस हाई स्कूल में गए थे उसमें कंप्यूटर था। अगर वहाँ पर कंप्यूटर नहीं होता तो उनका कंप्यूटर के लिए इंटरेस्ट नहीं बनता और आज कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। इसलिए जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को देख के नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक ब्रॉड पैटर्न को देखना चाहिए जिसको यूज़ करके काफ़ी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि हर आदमी माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता, क्योंकि वो सेम सिचुएशन, सेम अपॉर्चुनिटी वापस से नहीं आएगी। लेसन 3, नेवर एनफ। इनफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है, बल्कि इनफ का मतलब ये है कि जितना आपके पास है उतना आपके लिए काफ़ी है और आप और ज़्यादा पाने के लिए पागल नहीं हैं। आप अपनी वेल्थ से खुश हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। हमें मेन 4 चीज़ें याद रखनी चाहिए जो कि हमें बर्बाद होने से बचा सकती है और शांति जीवन दे सकती है। पहली सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है कि हमें एक गोल के पाने के बाद रुक जाना चाहिए और फिर और के लिए परेशान नहीं हो। दूसरी, दूसरों से कंपेयर करना ही प्रॉब्लम है। कंपेयर करने के लिए लोग ख़त्म नहीं होंगे और हम इस दुनिया में हरदम छोटे ही रहेंगे। तीसरी, इनफ का मतलब कम नहीं, बल्कि इनफ हमें बताता है कि अगर हम और के पीछे भागेंगे तो वो हमें रिग्रेट ही दिलाएगा। चौथा, इस दुनिया में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको पाना इतना ज़रूरी नहीं होता, चाहे उसमें जितना भी प्रॉफिट हो। लेसन 4, अगर आप वॉरेन बफेट की नेटवर्थ को देखेंगे तो उनके $84.5 बिलियन में $81 बिलियन उनके 65th बर्थडे के बाद आए हैं। ऐसी कंपाउंडिंग हमारी वेल्थ को बढ़ाता है, पर वहीं पे हम लोग ग्रीडी होकर कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। पर अगर हमें जितने भी वेल्दी पर्सन को देखेंगे तो उन्होंने अपनी वेल्थ को काफ़ी दिनों में एक्यूमुलेट किया है। तो अगर आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट टाइम को बढ़ाना होगा, क्योंकि हाई रिटर्न 1-2 मिल सकते हैं पर बार बार नहीं। इसीलिए आपको नॉर्मल रिटर्न को लेके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को उसका जादू दिखाना देना चाहिए। लेसन 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। आपने देखा होगा कि आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि आपको मिलियनर बनाने के काफ़ी सारी तरीके बताएगी। वहीं पे आपको ऐसी बहुत ही कम बुक्स मिलेगी जो कि आपको बताएगी कि एक मिलियनर कैसे बनने रहना है। एक बार $1 मिलियन कमाना उतना हार्ड नहीं है जितना उन $1 मिलियन को अपने पास स्टेबल रखना है। आपने देखा होगा कि लोग लॉटरी जीतते हैं और फिर कुछ ही दिन में वो लोग गरीब भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके वेल्थ तो मिल गई पर उनको वेल्थ रखना नहीं आता, जिसकी वजह से वो वेल्थ उनके पास ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। तो हमें भी सिर्फ एक बार अमीर होने पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे फोकस करना चाहिए कि हम ज़िंदगी भर कैसे अमीर रहें। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने दिन तक इन्वेस्टेड है, क्योंकि एक एवरेज रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। पर अगर आपका ध्यान बिग रिटर्न्स में है तो शायद आप प्रॉफिट बुकिंग की जगह लॉस भी ले सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। तो हमें एक ऐसा प्लान बना के चलना चाहिए जिसमें कि हमारे इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी इफेक्ट ना आए। जैसे कि बुल मार्केट में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालना चाहिए
और हमारे पास इनफ पैसा होना चाहिए रिसेशन के टाइम, जिससे हम अपने डेली नीड्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक ना करें। लेसन 6, टेल्स यू विन। हम लोग ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी की पहली सक्सेसफुल मूवी स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स थी। पर अगर हम उससे पहले वॉल्ट डिज्नी को देखें तो उन्होंने 400 कार्टून्स को प्रोड्यूस करा था, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद थी, पर उनमें बहुत लॉस हुआ था। पर स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स मूवी ने वो सारे लॉसेस और डेप्थ को ओवरकम कर दिया था। इसी तरह 2018 में Amazon 6% ऑफ रिटर्न्स दे रहा था टोटल S&P 500 का, और Amazon इस ग्रोथ के पीछे सिर्फ 2 चीज़ों का हाथ था, प्राइम एंड Amazon वेब सर्विसेज। पर Amazon इन दोनों से पहले और भी बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर चुका था। तो हम लोग सक्सेसफुल चीज़ों को देखते वक्त ये भूल जाते हैं कि उस सक्सेस के पीछे उस आदमी की कितने सालों की मेहनत है और फिर उसको आज ये सक्सेस मिल पाई है। जैसे कि कैरी मिराटी, ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि वो एक वीडियो की वजह से फेमस हो गए, पर वो 2014 से यूट्यूब कर रहे हैं और आज 2021 हो गया है। तो ये उनकी एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये 7 साल की मेहनत है, जो कि उनको इतने दिनों बाद मिली है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी हमको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये कंपनी आज कितना रिटर्न देगी। इसके बजाय हमें अपने इन्वेस्टमेंट इस तरह इन्वेस्ट करने चाहिए कि वो हमको 20-30 सालों में कैसे ज़्यादा रिटर्न दे। एक इन्वेस्टिंग जीनियस वो होता है जो कि एवरेज थिंक कर सके जब सब उसके आसपास वाले पागल हो रहे हो। लेसन 7, फ्रीडम। ये वर्ड हरदम आ जाता है जब भी हम पैसों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और ये क्या होता है। फ्रीडम का मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम वो कर सके जो हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं और जिसके साथ हम चाहते हैं और जब तक हम चाहें। मतलब काम भी हम सेलेक्ट करेंगे, टाइम भी हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके साथ काम करना है वो भी हम सेलेक्ट करेंगे और कितनी देर के लिए करना है वो भी हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमारे लाइफ की डोर हमारे पास होती है, ना कि किसी और के पास। हम अपना रास्ता खुद लिखते हैं और किसी और के लिखे हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। अब पैसा यहाँ पे हमारी कैसी मदद करता है? अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको पैसों के लिए काम करना नहीं होगा, जिससे आप अपना काम खुद डिफाइन कर सकते हो। वहीं पे अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो दूसरा आदमी आपका काम डिफाइन करता है और आपकी फ्रीडम वहीं पे चली जाती है। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि अगर उनके पास महंगी सी कार आ जाए, एक बड़ा सा बंगला मिल जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए उनके बैंक अकाउंट में, तो लोग उनकी इज्जत करने लगेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। लोग इज्जत करते हैं, पर आपकी नहीं, बल्कि आपके पोजीशंस की। वो आपकी महंगी सी कार की इज्जत करते हैं, आपके बड़े से बंगले की इज्जत करते हैं। अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कोई महंगी गाड़ी देखते हैं तो आप किसको एडमायर करते हैं, कार को या फिर उस कार को चलाने वाले को? अगर आप मेरी तरह हैं तो आप सिर्फ कार को देखते होंगे कि कितनी बढ़िया कार है, काश ये मेरे पास भी होती। तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको मटेरियलिस्टिक थिंग के बजाय ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी पे ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें आपको ज़्यादा इज्जत दिलाएंगी। लेसन 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अगर हम किसी को महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो बहुत ही अमीर होगा, या फिर उसके पास बहुत बड़ा घर है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो बहुत पैसे वाला होगा। पर रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। शायद वो महंगी कार उसने लोन में लिया हो। तो बेसिकली उसने वो गाड़ी अपने पैसों से नहीं लिया है, बल्कि लोन लेके ली है, और उस लोन के इंस्टॉलमेंट उसको हर महीने भरना होगा। तो असली वेल्थ चीज़ों को खरीदने में नहीं है, बल्कि वेल्थ का मतलब ये होता है कि आप कितने दिनों तक बिना कमाए अपने खर्चे को चला सकते हैं। अगर ये टाइम लिमिट आपकी लाइफ टाइम के लिए बन जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। रिच और वेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रिच का मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कितना पैसा है, और वेल्थ का मतलब आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हो विदाउट अर्निंग एनीथिंग एल्स। तो आपको वेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके पास कितनी महंगी कार, वॉचेस, क्लोथ्स हैं। लेसन 10, सेव मनी। सेविंग के बारे में भी सब बात करते रहते हैं कि हमें सेविंग करते रहना चाहिए क्योंकि रेनी डे में काम आएंगे। पर कितनी सेविंग करनी चाहिए? हमें अपनी इनकम से, क्योंकि पूरी इनकम तो सेव नहीं कर सकते। कुछ तो इनकम होनी चाहिए हमारी मस्ती करने के लिए। हमें पार्टी करने भी जाना होगा, दोस्तों के सामने खर्चा भी करना पड़ेगा, तभी तो उनको पता चलेगा कि हम कमाते हैं। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं।
पर अगर आप एटलीस्ट अपने इनकम का 50 से 60% सेव नहीं कर रहे हैं तो आप शायद जल्दी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। अब 50% सुन के काफ़ी लोग चौंक गए होंगे कि वो अपनी 50% इनकम क्यों सेव करें। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दो लोगों की सेम टाइम में जॉब लगी और दोनों की सेम इनकम है। मान लेते हैं कि दोनों की इनकम हर महीने 10,000 रुपीज़ है। अब जो पहला आदमी जिसका नाम मिस्टर कूल गाय है वो सिर्फ 3,000 रुपीज़ हर महीने सेव करता है और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसको एनुअली 12% रिटर्न मिलते थे। वहीं पे दूसरा आदमी है जिसका नाम मिस्टर कंजूस था। वो हर महीने 5,000 रुपीज़ सेव करता था, पर उसने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे उसको सिर्फ एनुअली 8% रिटर्न मिलता था। तो आप सोच के बताइए कि 10 साल में किसके पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर आपने मिस्टर कंजूस को सिलेक्ट किया तो आप करेक्ट हैं, क्योंकि 10 ईयर्स के अंदर उसने टोटल मनी जो इन्वेस्ट किया है वो है 6 लाख रुपीज़ और उसको रिटर्न मिला है 9,38,725। मतलब 10 साल के अंदर उसने अपने पास लगभग 10 लाख रुपीस जमा कर लिया, जबकि उसका रिटर्न भी कम था। वहीं पे अगर हम मिस्टर कूल गाय को देखें तो उसने 10 साल के अंदर सिर्फ 3,60,000 रुपीज़ सेव किया और उसका रिटर्न 7,07,560 रुपीज़ हुआ। इसका रिटर्न ज़्यादा था, फिर भी वो मिस्टर कंजूस से हार गया। अगर हम इन दोनों के सेविंग के डिफरेंस को देखें तो सिर्फ 20% डिफरेंस है, पर उस डिफरेंस ने 3 लाख का अंतर दे दिया। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी वेल्दी बनना है तो आपको एटलीस्ट शुरुआत के सालों में 50 से 60% सेव करना होगा। लेसन 11 सरप्राइज, हिस्ट्री इजंट गाइड फॉर द फ्यूचर। हम लोग काफ़ी बार हिस्ट्री पे डिपेंड हो जाते हैं आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, पर हमको एक बात समझनी होगी कि हिस्ट्री के पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं, पर एज इट इज सेम सिचुएशन रिपीट नहीं हो सकती। जैसे कि अब कोई सेम बिल गेट्स नहीं बन सकता, क्योंकि वो सिचुएशन अब सेम नहीं होगी। हो सकता है कि कोई स्टार्टअप हो जिसको एक कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट करे, पर कोई बच्चा अब सेम माइक्रोसॉफ्ट को नहीं खड़ा कर सकता। तो अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ब्रॉड पैटर्न्स को देखना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक इवेंट्स को, क्योंकि वो स्पेसिफिक इवेंट्स अब वो वापस से रिपीट नहीं होंगे। यही सेम गलती हम इन्वेस्टिंग करते वक्त भी कर देते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में ये पहले हो चुका है तो अब भी सेम सिनेरियो होगा। जैसे कि अब .com बबल अब वापस से रिपीट नहीं होगा। हो सकता है किसी और चीज़ का बबल क्रिएट हो जाए स्टॉक मार्केट में, पर .com बबल शायद अब रिपीट नहीं होगा। इसीलिए जब हम इन्वेस्ट करें तो हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि लोग कैसे बिहेव करते हैं स्ट्रेस में और क्या क्या एक्शन होते हैं, और फिर उससे सीख के हमें अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। लेसन 12 रूम फॉर एरर। आप हरदम सही तो हो नहीं सकते, शायद कभी ना कभी आपसे गलती होगी और आप वहाँ पे फेल हो सकते हैं। इसीलिए हमें गलती होने के बाद का प्लान पहले से ही बना लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं और आपने उसमें से 50,000 इन्वेस्ट कर दिए और 50,000 अपने पास रखे, ताकि अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यू लूज़ कर दे तो आपके पास कुछ पैसे हों अपने घर को चलाने के लिए। इसी को रूम फॉर एरर कहते हैं। मतलब आप आने वाली अनसर्टेनिटीज़ के लिए तैयार हैं। जैसे कि लॉकडाउन से पहले काफ़ी रिक्शा वाले और रास्ते में ठेला लगाने वाले डे टू डे पैसा कमाते थे और अपना घर चलाते थे, पर लॉकडाउन के बाद उन सबका काम बंद हो गया और उनको मजबूरी में अपना काम छोड़ के अपने गाँव जाना पड़ा। तो अगर उन रिक्शा वालों ने पहले से ही सेविंग करके रखी होती तो वो कुछ दिन तक अपना घर संभाल सकते थे। यही हाल पे टू पे चेक वालों का होता है। जब तक उनकी जॉब लगी रहती है तब तक उनके खर्चे चलते रहते हैं, और जैसे ही उनकी जॉब जाती है उनके सारे खर्चे, खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो हमें भी आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपनी सेविंग करते रहना चाहिए। लेसन 13 यू विल चेंज। अब आप एक बात बताइए, जब आप 10 साल के थे तो आपका गोल क्या था? आप में से 80% लोग उस गोल से बिल्कुल ही अलग गोल की तरफ काम कर रहे होंगे आज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग चेंज होते रहते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते रहते हैं, हमारे बिलीव्स चेंज होते रहते हैं, हमारी हैबिट्स चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे गोल्स भी चेंज होते रहते हैं और उन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग हम अपना रास्ता भी बना लेते हैं। पर उस रास्ते पे चलने के बाद हमको पता चलता है कि शायद हमें ये गोल चाहिए ही नहीं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैंने कॉमर्स इसलिए ली थी क्योंकि मुझे सीए बनना था, और मैं सीए इसलिए बनना चाहता था क्योंकि किसी ने बता दिया था कि सीए बहुत पैसा कमाते हैं, तो बस मुझे सीए बनना था। फिर जब मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं
और बिजनेस सीखने के लिए सबसे सही जगह MBA होती है। तो फिर मैंने अपने MBA का मन बनाया। पर फिर जब मैंने बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ी तो पता चला कि बिजनेस करने के लिए MBA ज़रूरी नहीं होता, तो उससे भी मन हट गया। अब मैं पैसे कमाने की तलाश में हूँ ताकि उन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो हमें अपना रास्ता चेंज करते रहना चाहिए, वरना अगर हम अपने रास्तों को बदलेंगे नहीं तो बाद में हमें रिग्रेट होगा और हम खुद को ही कोसेंगे। फीलिंग ऑफ रिग्रेट से अच्छा है कि हम फीलिंग ऑफ फेलियर को ले लें। लेसन 14, नथिंग्स फ्री। इस दुनिया में आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक भी यूज़ करते हैं तो वो आपका डाटा लेते हैं एज अ फी। पर इन्वेस्टिंग के टाइम हम सोचने लगते हैं कि पूरी दुनिया हमारी दोस्त है और हमें फ्री में ही प्रॉफिट हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। पर रियलिटी तो कुछ और ही है कि कुछ फी के प्राइस टैग्स नहीं लगे होते, जैसे कि स्टॉक मार्केट में। यहाँ की फीस होती है रिस्क, अनसर्टेनिटी और लॉस। ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट की फीस होती हैं। अगर हमने ये फीस दे दी तो स्टॉक मार्केट हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर किसी ने सेंसेक्स में 1986 में 500 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसके 500 रुपीज़ 50,000 बन जाते, मतलब 10,000% का रिटर्न। पर अगर उसने 20 में निकाल लिया होता तो उसका ये रिटर्न नहीं मिल पाते। अगर उसने 2008 के रिसेशन के टाइम निकाला होता तो उसको सिर्फ 9,000 रुपीज़ मिलते। पर अगर उसने 2008 का रिसेशन को लॉस को झेल गया होता तो उसका रिटर्न काफ़ी अच्छा हो गया है। इसी तरह हमें भी अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो हमें लॉसेस को बियर करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होते रहने देना चाहिए। लेसन 15, यू एंड मी। आप और मैं काफ़ी अलग हो सकते हैं। मेरे गोल्स कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और। आपकी सिचुएशन मेरे से अच्छी भी हो सकती है और मेरे से ख़राब भी। तो हम लोगों की डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं, डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट सिचुएशन है। पर फिर भी हम लोग दूसरे को देख के अपने डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को डे ट्रेडिंग से थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो वो लोग उसमें घुस जाते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट कितनी उठी है या फिर कितनी गिरी हुई है। उसको तो अपने इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। पर जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं थोड़े से प्रॉफिट के लिए, तब जाके बबल बन जाता है और फिर बहुत ही जल्दी वो टूट भी जाता है। जैसे कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं तो वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जाता है वो एक ही दिन में सारा पैसा लगा देता है और अपने पैसे लूज़ करने का रिस्क लेता है। तो हमें उसको कॉपी करना चाहिए जिसके हमारे जैसे गोल हो और वो हमारे जितना टाइम लेके चल रहा हो। लेसन 16, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर आपको कोई आज बताए कि आपकी बहुत लंबी उम्र होगी तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वहीं पे अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास जीने के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है तो आप सब कुछ छोड़ के उसकी बात को सुनेंगे। यही हाल इन्वेस्टिंग में भी होता है। अगर कोई बोलता है कि मार्केट आपको 20-30 सालों में अच्छा रिटर्न देगा तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। वहीं पे अगर कोई आदमी बोलता है कि उसने एनालिसिस किया है, मार्केट 1 साल में अंदर गिर जाएगा, तो सब उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और प्रॉफिट की तरफ बहुत ही कम ध्यान देता है। और क्योंकि प्रॉफिट धीरे धीरे कंपाउंड होके आता है, हम उसको लेके ज़्यादा खुश नहीं होते। पर लॉस एकदम से आ जाता है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर हमें लॉस हुआ तो हम उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। और जैसे कि हमने पहले जाना था कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न कमाने के कुछ प्राइजेस होते हैं, ये प्राइजेस लॉस में भी आ सकते हैं। तो हमें लॉस के समय ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्राइस जो कि हम पे करते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई, पर ये नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। अगर आपको ये सब नॉलेज अपने पास चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द साइकोलॉजी ऑफ मनी को खरीद सकते हैं, जिसको कि मॉर्गन हाउसन ने लिखा है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।